एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सरफेसी अधिनियम 2002। ये करंट अफेयर्स किस महीने का है? ये सितंबर महीने का है, सितंबर महीने का है, इकोनॉमी में है ये। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस किया पता चल गया होगा। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और सरफेसी अधिनियम मतलब सरफेसी एक्ट को नहीं सुने हैं तो थोड़ी सी मतलब कमजोरी है इसका मतलब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, सुर्खियों में क्यों है सरफेसी जो थोड़ा सा गले में खराश होगी ये मौसम वजह से है ना, एडजस्ट करने का प्रयास करिएगा। सरफेसी अधिनियम 2002 चर्चा में क्यों है? हाल ही में क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में सरफेसी अधिनियम 2002 और सरफेसी नियम 2002 के मौजूद विसंगतियों को उजागर किया है। किसने किया? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है हस्तक्षेप है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, क्या होगा कहने को देखते हैं आराम से। ठीक है, किसकी बात हो रही है? सरफेसी एक्ट। अच्छा, टिप्पणी क्या की है सुप्रीम कोर्ट ने, जरा इसको देखते हैं। भाई आप अपने आप थोड़ा सा वकील समझ लीजिएगा, है ना, IAS बन जाएगा इससे वकील। मतलब यूपी उस सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐसा कहा है, जरा हम भी ध्यान देते हैं, हम भी देखते हैं। भाई कुछ तो कहा होगा सुप्रीम कोर्ट ने ना, कुछ बात होगी, कुछ मुद्दा होगा, कुछ कहानी होगी इसके पीछे, जरा उस पर नज़र डालते हैं क्या है इसमें। उच्चतम न्यायालय ने सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(8) और सरफेसी नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के बीच विरोधाभास को उजागर किया है। ये कैसा विरोधाभास भाई, देखते हैं। ये विरोधाभास कौन सा है, बस को उजागर कर दिए, है ना। काला कोट पहन के बैठ करके जो है सब उजागर होता रहता है ना। देखिए क्या पॉइंट है। धारा 13(8) 2016 के बाद के संशोधन, है ना। क्या है इसमें? जैसे ही नीलामी की अधिसूचना जारी होती है, मतलब नीलामी जब कोई चीज़ नीलामी के लिए जब उसकी अधिसूचना जारी होती है, वैसे ही उधारकर्ता का पूरा कर्ज चुकाकर संपत्ति पुनः प्राप्त करने का कानूनी अधिकार समाप्त हो जाता है। फिर से लाइन को समझिएगा बड़े ध्यान से। क्या कह रहे हैं कि जैसे ही नीलामी की अधिसूचना जारी होती है, ठीक बात, इतना बात समझ में आ गया, वैसे ही उधारकर्ता का पूरा कर्ज, उधारकर्ता मतलब जो उधार लेता है ना, समझिए, उधारकर्ता मतलब का पूरा कर्ज जो है चुकाकर संपत्ति पुनः प्राप्त करने का कानूनी अधिकार समाप्त हो जाता है। एक तो ये, तो फिर विरोधाभास क्या है सुनिए ध्यान से। नियम 8 और 9 ये इंगित करते हैं कि नीलामी की सूचना प्रकाशित होने के बाद भी नीलामी की तिथि तक उधारकर्ता को अपनी संपत्ति छुड़ाने का अवसर मिलता है। एक तरफ अवसर मिल रहा है, एक तरफ कह रहे हैं कि अधिकारी खत्म हो जाए, कानूनी अधिकार समाप्त हो जा रहा है। आप समझ में आ रहा है ना विरोधाभास क्या है। और दोनों में किसकी बात हो रही है? यहाँ पर भी उधारकर्ता की बात हो रही है और यहाँ पर भी उधारकर्ता की बात हो रही है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अभी न्यायालय की व्याख्या देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ ध्यान दिला दें। क्या? NPA क्या होता है? देखिए सिंपल सी बात है, NPA का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप बैंक गए, ये हमारा छोटा सा बैंक है, आप बैंक गए, आराम से गए, उधार लेकर के आए, लोन, है ना, मज़े से एकदम जो है कुछ भी कहानी सुना करके, अब कागज पत्र दे जो भी आपके पास था आप लोन लेकर के आए। अब आप लोन लेकर के आते हैं, कुछ दिन बाद ऐसा पता चले कि भाई लोन लेके आएंगे उसका ब्याज देंगे, सिंपल सी बात है। मतलब वो परफॉर्म कर रहा है। और बैंक को फ़ायदा किससे होता है? बैंक फ़ायदा कहाँ उठाता है? ब्याज से। तो अब बैंक को उस उम्मीद में है कि भाई तुम पैसा लेके गए हो, कुछ दिन बाद हमको ब्याज भी दोगे महीने महीने पे, हम खुश हो जाएंगे। भाई कुछ तो सोचेगा ना बैंक। पता चला कि उसका पैसा लेके गए, अब ना उसको उसका ब्याज मिल रहा है ना मूलधन मिल रहा है, परेशान बेचारा। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि उसका पैसा ही लैप्स हो जाए या उसको ब्याज और कुछ ना मिले, ख़त्म हो जाए मामला, तो वही क्या हो गया, अब परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब ख़त्म हो गया मामला उसका। वहीं से क्या शुरू होता है? NPA कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद एक बात समझ में आ रही होगी। एक खुदरा बात है, जो नॉर्मल बात है। देख लीजिए डेफिनेशन। अब शब्दावली जो है आपको आसानी समझ में आ जाएगी। क्या क्या शब्दावली देखिए। NPA क्या है? बैंक के ऐसे ऋण
मतलब जो बैंक ऋण देता है, ऐसे ऋण या अग्रिमों का एक वर्गीकरण है जिसका पुनर्भुगतान मतलब जो फिर से दिया जाता है, लोन लेके गए हैं अब उसको वापस करेंगे, यही पुनर्भुगतान है। चूक के अधीन है या बकाया है, मतलब चूक हो गया कि अब नहीं दे रहा है वो, ये बकाया हो गया, अब दे नहीं रहा है ना, तो यही क्या हो गया, एनपीए हो गया। और कुछ है इसमें, देखिए कुछ और देख लीजिएगा कि कोई ऋण बकाया तब कहलाता है, बकाया की परिभाषा जान लीजिए, बहुत पढ़े होंगे, बहुत सुने होंगे हम बकाया किए हुए, लेकिन पता नहीं डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमी क्या मानता है, देखिएगा। तब कहलाता है जब मूलधन या ब्याज जो लेके गए हैं ये वो, या जो उसका ब्याज है के भुगतान में देरी होती है या उसमें चूक हो जाती है ना, दे ही नहीं रहे, मतलब गलती हो गई, कुछ भी हो गया। भाई मेन मुद्दा क्या, पैसा मिलना चाहिए बैंक को, अब नहीं मिलता, चाहे उसको देरी कहिए, चाहे चूक कहिए, चाहे जो कहिए, पैसा तो मेन मैटर ना। कोई ऋण एनपीए तब माना जाता है जब ब्याज या मूलधन की किस्त कितने 90 दिनों से अधिक समय तक क्या हो जाती है, विलंबित हो जाती है। तो उसे क्या मान लेते हैं, 90 दिन अगर नहीं मिल रहा है तो बैंक धीरे धीरे मानने लगता है कि अब मेरा पैसा गया, अब मेरा पैसा गया, उसको क्या बोलता है, एनपीए में डालने लगता है। भाई बैंक का भी अपना कुछ डाटा होता है ना, कुछ मतलब कि रिकॉर्ड होता है कि ये हमने दिया है, इतना ब्याज आएगा, पता चला कि उसका ब्याज कुछ आ ही नहीं रहा है, तो बैंक को गुस्सा आएगा ही, तब उसको कहीं कहीं लिखेगा ना, हाँ इसका ब्याज ही नहीं आ रहा है, अब उसको कुछ एक्शन लिया जाए, कुछ किया जाए, क्या नहीं किया जाए, ये बैंक के ऊपर निर्भर होता है। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। ये तो विरोधाभास मैंने आपको बता ही दिया है ना, ये विरोधाभास था कि एक कह रहे हैं कि जो है कि कर चुकाकर संपत्ति पुनः प्राप्त करने का कानूनी अधिकार समाप्त हो जाता है, और फिर दूसरे कह रहे हैं कि अवसर मिलता है ना, संपत्ति छुड़ाने का अवसर मिलता है। दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे की बात विरोध कर रहे हैं। जरा देखते हैं न्यायालय क्या व्याख्या देता है। न्यायालय भाई अपना न्यायालय सब चीज़ में एक्सपर्ट जान लीजिए मतलब कि न्यायालय के पास कोई मुद्दा लेके जाइए, आप तुरंत आपको उसका जवाब मिल जाएगा। देखते क्या होता है। न्यायालय क्या व्याख्या किया है, धारा 13(8) के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन के नियमों में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए, न्यायालय बता रहा है, ध्यान रखिएगा। अधिसूचना के प्रकाशन के नियमों के, ठीक है, एक बात ये समझ आ गई। दूसरा बात क्या है कि उधारकर्ता का संपत्ति छुड़ाने का अधिकार, जो उधारकर्ता है वो अपना संपत्ति कैसे छुड़ाएगा, उसका अधिकार तभी समाप्त होगा जब नीलामी की गई की अधिसूचना उचित रूप से प्रकाशित की जाए। जैसे मान लो अखबारों में डाल दिया जाए कि ये पैसा नहीं दे रहे हो, तुम्हारा जमीन जो है हड़प लेंगे, कुछ नहीं देंगे, है ना, या व्यक्तिगत रूप से ईमेल किया जाए, कुछ किया जाए, है ना, व्यक्तिगत रूप से जाकर मिला जाए, बैंक जाकर के लोग बैंक के लोग जाकर के उससे मिले, या जो है ईमेल करें, कुछ करें, ऐसा नहीं कि जो है कि उसका संपत्ति से हड़प लिए बस बता भी दे रहे उसको, है ना। तो ये चीज़, ये व्याख्या किसकी रही, सुप्रीम कोर्ट की। अपने से पढ़ दीजिएगा, एक बार दो बार अपने से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अब सवाल ये है कि सरफेसी एक्ट है क्या, है ना, कहानी तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, पता नहीं चला सरफेसी एक्ट है क्या। सर मज़ा ले रहे हैं क्या, आप केवल न्यूज़ सुना रहे हैं ना, न्यूज़ चैनल वाले बने हैं, सुनिए ध्यान। सरफेसी का मतलब क्या है, हिंदी में देखिए, वित्तीय अस्थियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम। क्लियर बात है ना, वित्तीय अस्थियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन का तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, यह है सरफेसी एक्ट। अब कहानी आपको समझ में आएगी, धीरे धीरे सुनते जाइए आराम से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको क्या करना है, डिटेल में लेके चलना है, हल्का हल्के में जल्दी पढ़ा देते हैं कि बस केवल 2 लाइन बता दे, खत्म गा रहे, अरे ठीक हो गया, कौन सा जो है खैर, उद्देश्य क्या है आखिर, इसका उद्देश्य क्या है सरफेसी एक्ट का। कहीं पर भी कोई पूछ ले, मान ले भाई सरफेसी एक्ट पढ़े, क्या मतलब उसका, सुनिए ध्यान से। बैंकों और वित्तीय संस्थानों की, कोई बैंक है या वित्तीय संस्थान है, वित्तीय संस्थान समझते हैं ना, हाँ, कि एनपीए समझ में आ गया होगा कि मतलब बैंकों और वित्तीय संस्थानों की एनपीए की शीघ्र एवं प्रभावी वसूली सुनिश्चित करना मैंने आपको बताया एनपीए क्या होता है। एनपीए जो पैसा बन गया, अब उसी का क्या करना, वसूली करने की बात हो रही है कि भाई जो कोई पैसा लेके भाग जाएगा, ऐसा कैसा काम चलेगा, बैंक तो फिर तो लूट गया ना,
बर्बाद हो गया ना बैंक, तो इसलिए जो है बैंक क्या करता है, वसूली करने के लिए कुछ टेक्निक बनाता है। तो ये टेक्निक नहीं बल्कि एक जो है अधिनियम है, ये जो सरफेसी एक्ट है। आप समझ में आ रहा होगा एनपीए के बारे, इस सरफेसी एक्ट के बारे में। अब यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। क्या कि सहकारी बैंक भी इसके दायरे में आते हैं। सहकारिता मंत्रालय किसके अंतर्गत है, नहीं पता है, जाकर देखिएगा, है ना। सहकारिता मंत्रालय या इस सहकारी बैंक जो होते हैं, ये सहकारी बैंक क्या है ना। ये सब अगर आपको नहीं पता है तो मामला समझ लीजिए डामाडोल वाली स्थिति में है। फिर नदी में जो है नदी में चलने वाली नाव पर संदेह हो रहा है कि वो कहाँ तक जाएगा, है ना। तो बेसिक पॉइंट को पता होना चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। तो पता चला कुछ पता नहीं चल रहा आपको। आगे देखते हैं दूसरा उद्देश्य क्या है इसका। यदि उधारकर्ता जो उधार किया हुआ है, यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहता है, अगर वो ऋण चुका ही नहीं पा रहा है, तो यह अधिनियम बैंक या वित्तीय संस्था को उसकी आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति क्या कर देगा, नीलाम करने की अनुमति देता है। मतलब क्या, मतलब जो गिरवी रखे हुए हैं कि भैया मेरा ये ज़मीन है, ये घर है, कुछ तो रखे होंगे ना गिरवी लोन लेते समय, तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये कानून आपको जो है अधिकार देता है कि आप उसको नीलामी कर दीजिए, बेचवा दीजिए। बेच कर पैसा मिल जाए आराम से, क्या मिलेगा, लेकिन इतना कैलकुलेशन करके दिया जाता है ना ये सब चीज़ें। चलिए, ये तो रहा आपका सरफेसी एक्ट का कुछ जो है उद्देश्य। जान लीजिए मेंस और प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो हल्के मत दीजिएगा, हल्के में शर्म ले ले क्या है। सब नॉर्मल ही तो है, नहीं नॉर्मल नहीं है। चलिए अधिनियम की विशेषताएं कुछ देख लेते हैं। विशेषताएं भी कुछ हैं क्या, देखिए क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है कि एनपीए का वर्गीकरण और नोटिस, ये बताता है कि एनपीए का वर्गीकरण कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि एनपीए है ये, है ना, पीए है कि एनपीए है ना, तो बहुत अंतर होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या है कि आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार ऋणों को एनपीए में वर्गीकृत किया जाता है। किसको, जो ऋण होते हैं उसको एनपीए में, सिंपल सी बात है, किसी गाइडलाइंस अनुसार है, आरबीआई की बात समझ में आ जाती। कानूनी कार्रवाई से पहले उधारकर्ताओं को 60 दिनों का डिमांड नोटिस, मांग पत्र देना अनिवार्य होता है कि भाई अब मेरा पैसा वापस करो या कुछ ऐसा करो कि मतलब कि ताकि हमारा चुकाओ जल्दी से। ऐसा नहीं कि ले करके आराम जा करके खा पी कर मस्त रोज पार्टी चल रही है, कह रहे हो हम कंपनी खोल रहे हैं, है ना, और सब डुबा दिए, कुछ मिला ही नहीं हमको। तो ये सब जो है ये क्या काम करेंगे, नोटिस देना पड़ेगा। एक तो ये कितना दिनों का डिमांड नोटिस है, 60 दिनों का, ये बात क्लियर है। वसूली की प्रमुख विधियाँ, अच्छा विधियाँ भी हैं, जान लीजिए क्या विधि है भाई वसूली करने का, सीख लीजिए, काम आएगा जब आप आईएएस बन गए। पता लगा समझ में नहीं आ रहा कि वसूली कैसे करना है हमको, जाए बंदूक लेके क्या हम। तो ये सब नहीं करना है ना, इसके लिए नियम कानून है। ऐसा नहीं सोचिएगा आप टेंशन में आ गए कि कोई नियम कानून है ही नहीं। देखिए सिक्योरिटाइजेशन क्या है, प्रतिभूतिकरण वाला इंपॉर्टेंट है ना। अभी शुरू में ही टर्म आया था, वो मुझे पता एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, इसमें उन परिसंपत्तियों को व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में बदलकर निवेशकों के बीच जोखिम का वितरण किया जाता है ताकि तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की वसूली में जोखिम को कम किया जाए। मतलब क्या, मतलब कि ये ऐसी परिसंपत्तियाँ होती हैं, ध्यान रखिएगा, परिसंपत्ति एसेट्स होती हैं, इनको क्या करते हैं व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में बदला जाता है ताकि उनका व्यापार हो सके। और जब व्यापार होने लायक रहेगा तो फिर वसूली करने में दिक्कत नहीं आएगी ना। पता चला कि मान लो चलो ठीक भाई तुम नहीं दे रहे हो, जो रखे हो कम से कम उसको व्यापार होना चाहिए, पता लगा वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसा चीज़ ले ली सिक्योरिटी के रूप में कि कुछ काम ही नहीं कर रहा वो, है ना। तो पता चला कि वो जब काम नहीं करेगा, आप इधर से भी गए उधर से भी गए, जो लिए है उसका भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसको क्या किया जाता है, प्रतिभूतिकरण किया जाता है। बात क्लियर है। थोड़ा इकोनॉमिक टफ है लेकिन हल्का करने का प्रयास किया जा रहा है। अब उसके बाद क्या है कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण, ये क्या है, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण, परिसंपत्ति समझते हैं, अब उसका फिर से निर्माण करेंगे। क्या करेंगे जरा देखिएगा। यह अधिनियम एआरसीज के गठन का प्रावधान करता है। मैंने साथ पढ़ाया था एक बार, है ना, एआरसी के बारे में पढ़ाया था, बढ़िया पढ़ाया था। खैर पढ़ो ना पढ़ो बात अलग है, अपना काम जो है करते रहो मज़े से, काम में मज़ा आना चाहिए, बस कुछ नहीं।
खैर, यह अधिनियम एआरसी के गठन का प्रावधान करता है जो आरबीआई द्वारा लिखा भी यहाँ पर भी है, जो आरबीआई द्वारा पंजीकृत और विनियमित होता है। याद रखिएगा कि यह अधिनियम एआरसी के गठन का प्रावधान करता है। कौन? परिसंपत्ति पुनर्निर्माण। कहाँ पंजीकृत होता है? आरबीआई द्वारा। विनियमित भी किससे होता है? आरबीआई द्वारा। दिमाग में बैठा लीजिएगा। सर दिमाग ही तो नहीं है, बैठता नहीं है, मेमोरी लगाएं क्या कुछ, तो फिर जैसे मन वैसे करिए। अब सवाल ये कि एआरसी क्या है, एआरसी क्या है ना, देखते हैं क्या है। यह एक वित्तीय संस्थान है, पहले दिमाग बैठा लीजिए। क्या है? वित्तीय संस्थान है। कौन? एआरसी। एआरसी वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से एनपीए या बैड एसेट खरीदती है। किससे खरीदती है? बैंकों और वित्तीय संस्थानों से। क्या खरीदती है? एनपीए खरीदती है, ताकि वे अपनी बैलेंस शीट को साफ कर सकें, जो उनकी बैलेंस शीट गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, वित्तीय विवरण, बैलेंस शीट यही होता है भाई, वित्तीय विवरण ही होता है। और क्या होता है? अब आता है क्या एक चीज, न्यायालय मुक्त प्रवर्तन। ये क्या है? न्यायालय मुक्त प्रवर्तन। जरा इस पे कुछ नज़र डालते हैं, हम भी नज़र डालेंगे, देखते हैं नज़र में क्या है। धारा 13 के तहत सुरक्षित ऋणदाता, सुरक्षित ऋणदाता मतलब जिसके पास परिसंपत्ति गिरवी है ना। सुरक्षित ऋणदाता मतलब जिसने जो संपत्ति को अपने यहाँ गिरवी रखा हुआ है, भाई कुछ पैसा दिया है तो गिरवी रखा हुआ है ना, तो सुरक्षित है। क्योंकि तुम जब भाई पैसा नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे, अपना जो है यही बेच लेंगे, काम चला लेंगे, है ना। क्या कह रहा है? सुरक्षित ऋणदाता न्यायिक स्वीकृति के बिना कृषि भूमि को छोड़कर संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं। जमीन केवल मतलब जो खेती वाली जमीन है उसको नहीं बेच सकते, बाकी सब कुछ जो आपके पास रखा हुआ है सब बेच बाच कर आराम से काम चला लीजिए, है ना। अगर कृषि वाला खेती वाला बेच रहा है तो फिर आप क्या करना पड़ेगा? न्यायिक स्वीकृति लेना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये बात क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रहा है। और क्या है? केंद्रीय डेटाबेस, इसमें कुछ है क्या? जरा देख लेते हैं। वित्तीय अस्थियों के प्रतिभूतिकरण बताया दिया हमने आपको, अभी जस्ट चर्चा हुआ। और पुनर्निर्माण, उनका जो पुनर्निर्माण जो एआरसी वाला बताया अभी आपको, है ना। एक ये और एक जो अभी आपको ये बता रहे थे प्रतिभूतिकरण कैसे होता है, दोनों तरीके भी ऊपर बताए गए हैं। क्या है कि वित्तीय अस्थियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण लेन देन के पंजीकरण के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की गई है। हल्के मत लीजिएगा कि नहीं सर हमको पता ही नहीं चल रहा है कुछ, केंद्रीय रजिस्ट्री होती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उधारकर्ता का अधिकार क्या है? कुछ अधिकार है क्या जो उधार दिया है? क्या अधिकार है? देखिए जरा ध्यान से। उधारकर्ता ऋणदाता या अधिकृत अधिकारी के विरुद्ध अपनी शिकायतों के निवारण के लिए ऋण वसूली अधिकरण की शरण ले सकता है। ये भी क्या सर, नया चीज़ क्या है? ऋण वसूली, ऐसा अधिकरण जो ऋण की क्या करती है? वसूली करती है। क्या डेफिनेशन है? ऐसे तो आसान हो जाए ना। डीआरटी, ध्यान रखिएगा, डीआरटी की शरण ले सकता है कौन? उधारकर्ता। अब ये डीआरटी क्या है? नया टर्म आ रहा है सर, जिंदगी में बड़ी समस्या है। डीआरटी की स्थापना ऋणों की वसूली और दिवालियापन अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। दिवालियापन क्या है? बहुत सुने होंगे, पॉलिटी में खूब पढ़े होंगे, दिवालियापन, है ना। ये योग्यता माता है ना, योग्यता माता मतलब कि दिवालियापन नहीं होना चाहिए, तो इस तरह। तो डीआरटी समझ में आ गया कि ऋणों की वसूली और दिवालियापन अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। चलिए यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई, ठीक है, जो भी था, है ना। अब एक चीज़ और क्या है? कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। थोड़ा 2 लाइन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, जब किसी खाते या अस्थियों को एनपीए घोषित किया जाता है, जब किसी खाता, कोई खाता होगा ना भाई, खाता मतलब खाने वाला नहीं है जो बैंक में जो अकाउंट है उसकी बात हो रही है, तो बैंक उधारकर्ता को 60 दिनों में देयताओं को चुकाने का निर्देश देते हैं। कितने? 60 दिन। मैंने को बोला था अभी शायद, है ना, 60 दिन बोला था, बोलना भाई साहब 2 महीना, पर 2 महीना लिखा था, आप 60, सर हम तो 60 दिन पढ़े थे, 2 महीना लिखा हुआ था क्वेश्चन में तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। यदि उधारकर्ता भुगतान करने में विफल रहता है तो क्या कर लोगे भाई उसका? जब नहीं दर क्या कर लोगे?
तो बैंक वसूली की कार्रवाई शुरू करेगा, जाएगा क्रेन रन लेकर के वसूली करने, है ना। खैर ये सब मजाक की बात है, तो आप हल्के में रहिए, ये सब परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आसान हो गया, अब ये सब मेंस का टॉपिक है, खड़ा खड़ा हम ख़त्म कर देंगे, है ना। मेन चीज़ ऊपर था जो अब तक इतना बहस की कहानी बताई गई आपको। सरफेसी अधिनियम से जुड़ी कुछ समस्याएं, चुनौतियाँ। क्या भाई समस्याएं हैं, बोलो क्या समस्या है दोस्त, क्या समस्या है, देखते हैं। सबसे पहले क्या, कुछ विशेष उधारकर्ताओं का बहिष्कार। लो भैया, कुछ विशेष उधारकर्ता ऐसे उनका बहिष्कार हो रहा है। क्या हो रहा है कि यह अधिनियम 1 लाख रुपए से कम के ऋण या उन मामलों पर लागू नहीं होता। पता लगा कि 50,000 जाकर उसी म्यूचुअल को बचाए पड़े हैं, तो तुम वैसा ये वो कर दिया, ऐसा कर दिया, नहीं कर सकते। जहाँ ऋण का 80% पहले ही चुकाया जा चुका है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ विशेष उधारकर्ताओं का बहिष्कार। दूसरा क्या पॉइंट है, और भी कुछ है, देख लेते हैं। प्रक्रियात्मक और न्यायिक देरी। ये क्या है, प्रक्रियात्मक और न्यायिक देरी। न्यायिक देरी समझते हैं, न्यायिक देरी तो हर जगह आ जाता है। जब पॉलिटी का क्वेश्चन लिखते हैं, जस्टिस का लिखते हैं, तो वहाँ पर न्यायिक देरी आ ही जाता है, न्यायालय से देरी हो जाती है। क्या है इसमें, उधारकर्ता प्रायः संपत्ति पर कब्जे की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए ऋण वसूली अधिकार DRT का शरण लेते हैं, जिसमें प्रक्रिया में देरी होती है। देख रहे ना, DRT वगैरह ठीक है, वसूली करना है, चलो ठीक करते हैं वसूली वो भी पता चला पैसा मांग रहा है, हमको कितना मिलेगा, कितना % हमको मिलेगा करप्शन होता है थोड़ा बड़ा, तो जैसा भी होता होगा। और इस करप्शन को जो है बहुत ज़्यादा जो है पता, ये चर्चा होती रहती है। आप तो गवर्नेंस में पढ़ते भी हैं, एथिक्स में पढ़ते भी हैं। खैर मुद्दा आगे ही रोक देना। उसका क्या पॉइंट है, एक ये हो गया, ये हो गया। अस्थियों की वसूली में निहित जटिलताएं। क्या जटिलता है भाई, वो अस्थियों की जो है वसूली करने में क्या जटिलताएं, आगे देखिए। ऋणदाताओं को, जो दाता होते हैं, ऋणदाताओं को संपार्श्विक की पहचान करने और उसे बेचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा भाई, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए क्या, कि अस्थि का तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करना, समस्या आती है। अपना काम है मेंस के लिए रटे रहना, इस लाइन पता चले यही आ गया, भूल गए उसी में। क्या है इसमें, ARC का अपेक्षाकृत अपर्याप्त प्रदर्शन। किसका, ARC का। ARC समझ में आ गया ना। बैंक और वित्तीय संस्थान वित्तीय वर्ष 2004 से वित्तीय वर्ष 2013 तक, ये याद मन करे ध्यान बैठा लीजिए, 2004 से 2013 तक ARC को बेचे गए तनावग्रस्त अस्थियों में उधारकर्ताओं द्वारा बैंक बकाया राशि का केवल लगभग 14.29% ही वसूल कर पाए हैं। देख रहे हैं, रिकॉर्ड है भाई साहब, 2004 से 2013 तक देख लीजिए कितना, 14.29%। बाकी सब कहाँ चले गए, ये सब पूछिएगा, बताओ, जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। खैर, सामाजिक आर्थिक प्रभाव ये क्या है, बलपूर्वक परिसंपत्ति हस्तांतरण में से आजीविका की हानि, कर्ज में वृद्धि और सामाजिक अशांति को बढ़ावा मिल सकता है, जो एक संतुलित वसूली ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित। ये मेंस वाला आंसर लग रहा है ना, बना करके लिखने वाला, कि मतलब जो है आजीविका को हानि हो सकती है, कर्ज में वृद्धि हो सकती है, सामाजिक अशांति, देख रहे हैं, ऐसे पॉइंट बनाया जाता है ऐसे ही। अन्य क्या है, अन्य भी कुछ है, उधारकर्ता अधिकारों का उल्लंघन, ठीक है, ऋणदाता द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग, है ना। उसके बाद जो है संपत्तियों के मूल्यांकन से विवाद, असुरक्षित ऋणदाताओं का बहिष्कार, ठीक है, ये सब अलग मुद्दा है, रट लीजिएगा मन करे। ये क्या है, ये क्या है जरा देखते हैं भाई, कि वित्तीय अस्थियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण एवं NPA समाधान के अन्य उपाय। क्या उपाय हैं, IBC पता ही होगा आपको, है ना, दिवाला और शोधन अक्षमता संघर्ष, सुने नाम ही नहीं सुने पर, तो भाई काम कैसे काम चल, मतलब काम होगा। ABC जगह IBC बस इतना याद रखिएगा, है ना, 2016। इसमें क्या है, इसमें तनावग्रस्त अस्थियों के लिए समयबद्ध, तनावग्रस्त जो है ये आपके NPA टाइप के हैं, है ना, तनावग्रस्त अस्थियों के लिए समयबद्ध समाधान ढांचा लागू किया, जिससे वसूली में होने वाली देरी में कमी आई। मतलब सारा खेल के चल रहा है, वसूली करना और कुछ नहीं, समस्या यही है। तो उसके लिए क्या है, IBC है। और क्या, RBI प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क 2019, सुने नाम है नहीं सुने, प्रूडेंशियल क्या होता है, देखिए क्या है इसमें, इसमें अंतर ऋणदाता समझौते के मध्य से तनावग्रस्त अस्थियों, जो तनावग्रस्त अस्थियां हैं, कि शीघ्र पहचान और समाधान को अनिवार्य किया। बात क्लियर है,
राष्ट्रीय, ये तो NARCL तो बहुत फेमस है, आप तो पढ़े भी होंगे इसके बारे में। राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड NARCL 2021, यह एक सरकार समर्थित क्या है, बैड बैंक है ये सर, क्या बैड बैंक है, हाँ याद रखिएगा। जिसका उद्देश्य क्या है, अगर बैड बैंक है तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है उच्च मूल्य वाली NPA को एकत्रित करके उसका समाधान करना है। मतलब नाम है बैड बैंक, और क्या कर रहा है कि मतलब जो है ये भी NPA का समाधान करता है कि जो पैसा NPA में हो गया उसी के तरह समाधान किया जाए, है ना। वो कौन करता है, NARCL, याद रखिए नाम वगैरह कुछ। बैड बैंक क्या है, खराब बैंक नहीं, देखिए क्या है, एक वित्तीय संस्थान है, पहली चीज क्या है, वित्तीय संस्थान जिसकी स्थापना संकटग्रस्त बैंकों से, किससे, संकट में पड़े हुए हैं जो बैंक से NPA या बैड लोन को अधिग्रहित करने और उनका प्रबंधन करने के लिए की जाती है, ठीक है। जैसे अन्य क्या है इसमें, सार्वजनिक PSBs और के पुनर्गठन हेतु कौन सी योजना है, इंद्रधनुष योजना याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे की राह बता दें, क्या बता दें आगे की राह में क्या करना है। कानून और नियमों का समन्वय, इतना आप IAS तैयारी करने वाले दिन आप समझ ही जाएंगे, हिंट से ही समझ जाएंगे क्या मतलब है। कानून और नियमों का समन्वय, ये तो अपने आप से लिख भी लेंगे। उच्चतम न्यायालय ने वित्त मंत्रालय से विसंगति दूर करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने का आग्रह किया, कौन किया है, उच्चतम न्यायालय। किससे किया है, वित्त मंत्रालय, ठीक बात है, क्लियर है। और कुछ पॉइंट है, IBC के साथ क्या करना, सामंजस्य स्थापित करना, किसके साथ, IBC के साथ। सरफेसी अधिनियम को IBC के साथ सामंजस्यपूर्ण बनाया जाना चाहिए ताकि तनावग्रस्त अस्थियों के समाधान के लिए एक सुसंगत और व्यापक ढांचा निर्मित किया जा सके। क्लियर बात। प्रौद्योगिकी का एकीकरण, ये क्या है, अस्थियों के मूल्यांकन निगरानी के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाया जाना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट। और कुछ है, विशेषीकृत ऋण वसूली अधिकरण DRT, चर्चा भी हुई थी, DRT क्या है, कैसे क्या करता है, ये क्या करता है, विवादों के समाधान हेतु तेजी लाने के लिए इनकी परिचालन क्षमता को सशक्त बनाना। तो DRT अच्छे से काम करें, ऐसा ना हो कि लटकाए पड़े किसी मुद्दे को लेकर के, है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धति है, ये क्या भाई, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सर्वोत्तम पद्धति क्या है, उदाहरण के लिए से क्या है, यूनाइटेड किंगडम UK का दिवाला अधिनियम ऋणदाताओं के अधिकारों के साथ साथ उधारकर्ता, है ना, उधारकर्ता संरक्षण उपायों को भी शामिल करता है ना। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि वसूली प्रक्रिया व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों को अपमान रूप से नुकसान न पहुंचाया जाए, ठीक है। देखिए कभी कभी होता है पढ़ाते समय कुछ शब्दों का अगर कोई गलत मीनिंग मतलब इधर का उधर हो जाए तो उसको आप थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास कर लीजिएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, कारण ये है कि हमको केवल कैसे पढ़ाना पड़ता है, कैमरा देख के पढ़ाना पड़ता है, समझ रहे ना। ये जो क्या बोलते हैं, तो कभी कभी होता है खुद से बात करने में ना, कभी कभी आदमी शब्दों का इधर उधर हो जाता है, तो उसको उतना जो है आप एडजस्ट करने का IAS तैयारी कर रहे हैं, इस थोड़ा कि किसी के सामने मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ, है ना। ऐसा कुछ अगर लगे तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट करिएगा। बाकी निष्कर्ष अपने हिसाब से रट लीजिए, खुद से बना लीजिए निष्कर्ष, ठीक है। बाकी उम्मीद है कुछ कहानी समझ में आई होगी, थोड़ा मोड़ा भी समझ में आ जाए, मज़ा आ जाए, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी ये सब पढ़ना पड़ेगा, जान लीजिए लास्ट में जाकर जब आप मार्च अप्रैल में पढ़ेंगे सब पढ़ना पढ़ेगा, तो अभी से पढ़े रहेंगे तो आसान रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट।